आपका दिन शुभ हो विद्यार्थियों। वस्तुतः लॉकडाउन की परिस्थितियों के मद्देनज़र जबकि विद्यार्थियों से सीधा संवाद असंभव प्राय हो गया है, ऐसी स्थिति में अगले वर्ष की या की बोर्ड परीक्षा की तैयारी उनकी कैसी कराई जाए, यह एक ज्वलंत समस्या अध्यापकों के सामने भी उपस्थित है और विद्यार्थियों के सामने भी। इस परिस्थिति के को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं अपने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें कि मैं कक्षा 10 में विभिन्न अध्यायों में, विभिन्न पाठों में, विभिन्न लेसन्स में जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्न हैं, उनके उत्तर पॉइंट वाइज मैं उनको लिख करके भी दूंगा और उनको इस वीडियो के माध्यम से प्रसारित भी करूंगा। इस वीडियो को एक चैनल, हमारे चैनल में डालना जिसका कि नाम अनलॉकिंग विट्स है, उसका ये भी एक उद्देश्य है कि मेरे स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा भी यदि कोई विद्यार्थी इस सामग्री का लाभ उठाना चाहें तो उनके सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाए। वैसे तो मैंने इस सामग्री को उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षाओं के मद्देनज़र विकसित किया है, परंतु क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम और सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यह सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसके साथ ही मैं आपको इस अपना जो हमारा सोशल स्टडीज़ है, सामाजिक विज्ञान है, इसका जो पहला लेसन है, पहला अध्याय, उसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय में, इस लेसन में जितने भी सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, 4 नंबर के हों या फिर वो 3 नंबर के हों, उनका उत्तर है। 1 नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, उसके लिए मैं एक अलग से आपको लिखित में कंटेंट दे दूंगा। और पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए विद्यार्थियों, जो आज हम अगर हम नक्शे को देखें, इफ़ यू गो थ्रू द ग्लोब, अगर हम पूरे ग्लोब को देखें, नक्शे को देखें, तो हमें बहुत सारे देश उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। और उन तमाम देशों के नागरिकों से जब आप बात करेंगे तो वो अपने आप को एक देश से जुड़ा हुआ पाते हैं और अपनी जो निष्ठा है वो किसी देश के प्रति व्यक्त करते हुए वो पाए जाते हैं। लेकिन आज से करीब 17वीं शताब्दी में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। 16वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी में, यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी के मध्यार्ध तक भी ऐसा बड़ा 18वीं शताब्दी में थोड़ा विकास हो गया था। तब तक राष्ट्र जैसी कोई बात, नेशन स्टेट जिसे बोलते हैं, राष्ट्र राज्य, जो तमाम देश हमें आज दुनिया में दिखाई देते हैं वो राष्ट्र राज्य हैं, दे आर नेशन स्टेट्स। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा का मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा। वैसे एक संक्षेप में बता देता हूं कि राष्ट्र राज्य एक समष्टि है, ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है जिसमें उसके नागरिक होते हैं, भूक्षेत्र होता है, एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसकी एक सुपरिभाषित सीमाएँ होती हैं और उसमें संप्रभुता होती है। तो ये एक एंटिटी है, तो इस एंटिटी को, इस समग्रता को राष्ट्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये समग्रता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनमें वो जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र की सीमाएं सुपरिभाषित हो, वो जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो सरकार है, उसमें जो शासन है वो संप्रभु हो, उस पर कोई किसी बाहरी शक्ति का किसी प्रकार से नियंत्रण न हो। इसके अलावा उसकी अपनी एक प्रशासनिक और ख़ास तौर से केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था हो, है, और साथ ही साथ उसमें एक वहाँ के जो नागरिक हैं, वो नागरिक उस राष्ट्र के साथ निष्ठा और एकता का भाव रखते हों, तो ऐसी एंटिटी को, ऐसी समग्रता को राष्ट्र कहा जाता है। तो ये जो राष्ट्र का विकास हुआ है, जो नेशन स्टेट का, हालांकि ये भारत में जो राष्ट्र का विकास हुआ है उससे इतर है, उससे अलग है। भारत में राष्ट्रवाद का जो एक अध्याय है उसमें हम भारत के राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे और भारत राष्ट्र पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो भी हम राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि हमने भी अभी यूरोप के राष्ट्र के मॉडल को अपना लिया है और हम राष्ट्र राज्य है, हमारा देश भारत जो है वो राष्ट्र राज्य है, इस नेशन स्टेट, ठीक है। भारत राष्ट्र क्या है इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यूरोप में यूं तो इंग्लैंड को इसका जन्मदाता माना जाता है नेशन स्टेट का विकास करने का। हालांकि हम अगला जो इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है उसमें बात करेंगे इसके बारे में। तो तमाम यूरोप में राष्ट्र की इस भावना का विकास करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, है ना। इसमें प्रयास सैनिक स्तर पर भी किए गए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई,
बहुत सारी मारकाट हुई, बहुत सारे संवैधानिक सुधार हुए, बहुत सारे नागरिक आंदोलन हुए। तो इस तमाम चीज़ों के बाद ही यूरोप के राष्ट्र विकसित हुए। लेकिन यूरोप के राष्ट्र विकसित होने में एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकसित होने में संस्कृति का क्या योगदान था? व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? ये एक सवाल पूछा जाता है। तो इसमें इसका उत्तर यद्यपि मैंने इस पर लिख दिया है, और आपको ये जो पॉइंट है इसमें 6, इन्हीं को विकसित करना है, इन्हीं को डेवलप करना है, इन्हीं को करना दिखाना है। बहुत सारे विद्यार्थी जो ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं उनके लिए पॉइंट लिखना ही उन प्रश्न का उत्तर है। इसमें देखिए रोमांटिसिज्म, पहली बात यह है कि रोमांटिसिज्म एक रूमानीवाद, मैंने जैसे इसमें लिखा है रूमानीवाद, ये रूमानीवाद पूरे यूरोप में चलने वाला एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि सांस्कृतिक आधारों पर किसी राष्ट्र की एकता का प्रतिपादन करता था। ठीक है, इसमें क्या था कि ये जो रूमानीवादी थे ये साइंस से ज़्यादा, साइंस को अवॉइड करते थे ये, हालांकि मैंने इसमें लिखा है कि वो साइंस का विरोध करते थे। तो वो साइंस और लॉजिक, तब दे वर नाइदर हैविंग साइंटिफिक टेम्पर नॉर डू दे हैव नॉर डिड दे हैव व्हाट, अ लॉजिस्टिक एटीट्यूड, अ रेशनल एटीट्यूड। उनके पास कोई तर्कवादी दृष्टिकोण को वो प्रतिपादन नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था तर्क और विज्ञान जो है वो लोगों को एक करने में बाधा पैदा करते हैं, और ये जो कैनवस है जो राष्ट्र का, जो मतलब मनुष्य के होने का परिदृश्य है, उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि उसको राष्ट्र में बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तमाम प्रकार के वो तर्क देते थे कि विज्ञान और तर्क से जो है वो राष्ट्र को नहीं समझा जा सकता है, या विज्ञान और तर्क से संस्कृति संबंधी बातों को नहीं समझा जाता था, और काफ़ी हद तक ये बात सच भी है। तो इस प्रकार का जो ये आंदोलन था ये क्या करता था कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों में जहाँ रोमानीवादी काम करते थे वो सामूहिक पहचान का भाव विकसित करने की कोशिश करते थे। हम भी अपने देश में यही करते हैं, जैसे गंगा सामूहिक नदी, ये जैसे हिंदी सामूहिक भाषा, जैसे बहुत सारी हमारी जो सांस्कृतिक इमारतें हैं, हमारे डांस हैं, हमारे म्यूज़िक हैं। तो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इन प्रतीकों का विकास मेरे पूर्वज ने, उसके पूर्वज ने, उसके पूर्वज ने नहीं किया, ये हमारे सबके पूर्वजों ने किया। तो एक प्रकार से साझापन के माध्यम से राष्ट्र का विकास करने का काम रोमानीवादियों ने किया। दूसरी बात मैंने इसमें आपको जो बताई है वो ये है कि यूरोप में जो लोकगीत थे और लोक नृत्य थे, उनके माध्यम से राष्ट्र की एकता और राष्ट्र के विकास का जो प्रोग्राम था, जो आंदोलन था, वो आगे बढ़ाया गया था। इसके अलावा हमने देखा, हालांकि कई जगह इसका उल्टा भी हुआ कि जो स्थानीय भाषाएं थीं, क्योंकि किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक भाषा का पाया जाना तो बहुत मुश्किल है ना। भाषा तो भी पाई जा सकती हैं, लेकिन बोलियां अलग अलग हो जाती हैं, उनके इंटोनेशन अलग अलग हो जाते हैं, उनके स्वर अलग हो जाते हैं, उनको बोलने का तरीका अलग हो जाता है। तो हालांकि मैंने इसमें ये शब्द लिखा है भाषाओं, लेकिन ये भाषाओं की जगह बोलियों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो क्योंकि जो किसी भी देश में जो विभिन्न अंचल होते हैं, जो विभिन्न दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, जो देश का केंद्रीय क्षेत्र होता है, उसके अतिरिक्त बहुत सारे जो दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग देश के केंद्रीय क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा से थोड़ा सा दूर रहते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो उन लोगों को देश की भावना के साथ जोड़ने के लिए उनकी जो अपनी बोली है उस बोली में उनको समझाना पड़ता है। तो ये यूरोप में जो संस्कृति थी उसमें ये चीज़ ली गई है कि जो स्थानीय बोलियां हैं, स्थानीय भाषाएं हैं, ठीक है, और स्थानीय नृत्य हैं, उनके माध्यम से जोड़ा गया देश को। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पोलैंड एक देश था, उसको देश बनाने में जिस व्यक्ति का योगदान था वो था एक पोलिश रोमानीवादी था, कैरोल कुरपिस्की। कैरोल कुरपिस्की ने क्या किया कि वहाँ के जो लोक नृत्य थे, जो वहाँ के जिसे कहते हैं ओपेरा मतलब उसमें डांस भी होता है, उसमें नाटक भी होता है और उसमें गाना भी होता है, तो गीत भी होता है
डांस भी होता है और नाटक भी होता है, तीनों चीज़ होती हैं। तो उसके माध्यम से उसने पूरे देश भर में पोलिश एकता की भावना का विकास किया, है ना। तो ये इसलिए ये हमने आपको बताया। ये भी है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के बाहर की भाषाओं का बहुत ज़बरदस्त ढंग से विरोध किया गया था यूरोप में, और बल्कि यूरोप में राष्ट्र बनने की प्रक्रिया भाषा से बहुत बुरी तरह से जुड़ी हुई है। और हमारे राष्ट्रवाद और यूरोपीय राष्ट्रवाद में एक मौलिक अंतर है। हमने अपने देश की तमाम भाषाओं का समन्वय किया है। वहाँ क्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए इंग्लैंड जब राष्ट्र का विकास हुआ तो और स्कॉटलैंड को उसमें जोड़ा गया, उसके लिए एक में अलग से को प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया कि जो स्कॉटलैंड को जब मिलाया इंग्लैंड में, तो स्कॉटलैंड की जो स्कॉटिश भाषा थी उसका बाकायदा उन्होंने उसको दमन करने की कोशिश की। विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाकर स्कॉटिश भाषा है उसका सत्यानाश करने की कोशिश, उसको ख़राब करने की कोशिश की, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। हालांकि पिछले 4 साल पहले वहाँ पर एक जनमत संग्रह हुआ था और वहाँ के 49% लोगों ने ये कहा कि हम इंग्लैंड के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब वो पूरी तरह से स्कॉटिश भाषा का दमन नहीं कर पाए हैं। हमारे देश में देखिए बिल्कुल अलग स्थिति है। हमने विभिन्न प्रकार की आंचलिक भाषाओं को उतना ही सम्मान दिया है जितना कि हमने अपनी केंद्रीय भाषा को दिया है। इसके बारे में बाद में बात होगी। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, जो यूरोप में सांस्कृतिक आंदोलन थे विभिन्न प्रकार के, उन्होंने इस बात का प्रसार किया कि जो बाहर की भाषाएँ हैं उनका विरोध किया जाए और जो हमारी अपनी केंद्रीय भाषा है उसका प्रचार प्रसार किया जाए और उसी भाषा के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए और उस भाषा में उस भाषा के प्रति सबका लगाव विकसित किया जाए ताकि एकता की भावना का विकास हो सके। ये इसमें एक किया गया। और आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की चित्रों और पेंटिंग्स के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया गया। यहाँ तक कि हम देखेंगे कि यहाँ तक कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र का भी चित्र बनाया गया, क्योंकि राष्ट्र तो एक अमूर्त विचार है, उसकी तो मूर्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन यूरोपीय लोगों ने राष्ट्र को एक रूपक, मतलब एक मेटाफर उन्होंने दिया। उन्होंने राष्ट्र को एक रूप दे दिया और वो रूप था एक महिला का, है ना। जैसे कि फ्रांस राष्ट्र को मारियान नामक महिला का रूप दे दिया गया और इसी तरह से जर्मनी में जर्मेनिया को दे दिया गया। तो इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से राष्ट्र की भावना का पूरे देश में विभिन्न देशों ने अपने अपने देश में विकास करने का पूरा प्रयास किया। इसके अलावा जैसे जैसे मध्य वर्ग का प्रसार होने लगा, जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन बढ़ने लग गई, जैसे जैसे लोगों के पास फुर्सत होने लग गई है, जैसे जैसे लोग कारखानों में काम करने लग गए, वो उनका काम का एक नियत समय होता था, बाकी समय उनके पास फ्री होता था, तो उस समय वो पढ़ते लिखते थे। तो धीरे धीरे साहित्य बहुत ज़्यादा विकसित हुआ यूरोप में, और ये साहित्य लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाने और एक राष्ट्र से जुड़ने में बहुत मददगार साबित हुआ। तो ये इसका उत्तर है। ये उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, लिख लीजिए। धन्यवाद।